हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे सीआईबी के बीएफएम का मॉड्यूल बी का यूनिट 9 जो कि है रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन बैंकिंग बिजनेस। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग को जो है यहाँ पे कुछ बिजनेस लाइन में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं वो कौन कौन सा बिजनेस लाइन है। पहला है कॉरपोरेट फिनेंस। कॉरपोरेट फिनेंस इसका जो सब ग्रुप है वो है कॉरपोरेट फिनेंस, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट फिनेंस, मर्चेंट बैंकिंग, एडवाइजरी सर्विसेज। और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएगी? इसमें मर्जर एंड एक्विजिशन, अंडरराइटिंग, प्राइवेटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन, रिसर्च, गवर्नमेंट डेट एंड इक्विटी, सिंडिकेशंस, आईपीओ, सेकेंडरी प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर सेकेंड है ट्रेडिंग एंड सेल्स। तो इसमें सेल्स, मार्केटिंग, मार्केट मेकिंग, प्रोप्राइटरी पोजीशन, ट्रेजरी, प्राइम ब्रोकरेज। तो ये सारी जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो इसमें आएंगी। और इसमें जो एक्टिविटी है वो है फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटीज, क्रेडिट, फंडिंग, ओन पोजीशन सिक्योरिटीज, लेंडिंग एंड रेपोज, ब्रोकरेज, डेट। फिर है रिटेल बैंकिंग। इसमें रिटेल बैंकिंग आएगी जिसमें रिटेल लेंडिंग एंड डिपॉजिट, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रस्ट एंड सेल्स। फिर है प्राइवेट बैंकिंग। इसमें प्राइवेट लेंडिंग एंड कार्ड सर्विसेज सब ग्रुप्स हैं जिसमें डिपॉजिट, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रस्ट एंड स्टेट, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मर्चेंट, कमर्शियल, कॉर्पोरेट कार्ड, प्राइवेट लेवल एंड रिटेल। फिर है कमर्शियल बैंकिंग। इसके सब ग्रुप में कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये सेम ही है कमर्शियल बैंकिंग। इसमें प्रोजेक्ट फिनेंस, रियल इस्टेट, एक्सपोर्ट फिनेंस, ट्रेड फिनेंस, फैक्टरिंग, लीजिंग, लेंडिंग, गारंटी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर है पेमेंट एंड सेटलमेंट्स। तो इसमें पेमेंट एंड कलेक्शन, फंड ट्रांसफर, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ये 3 चीज़ें आएंगी। फिर नेक्स्ट है एजेंसी सर्विस, कॉर्पोरेट एक्शंस। इसमें जो है सब ग्रुप है, कस्टडी है, कॉर्पोरेट एजेंसी है और कॉर्पोरेट ट्रस्ट है। तो इसमें जो है एस्क्रो, डिपॉजिटरी, रिसीट, सिक्योरिटीज, लेंडिंग, इश्यूअर एंड पेइंग एजेंट। फिर है एसेट मैनेजमेंट। इसमें डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजमेंट आएगा और इसकी जो एक्टिविटीज़ होगी पुल्ड, सेग्रीगेटेड, रिटेल, इंस्टीट्यूशनल, क्लोज्ड, ओपन। फिर है रिटेल ब्रोकरेज। रिटेल ब्रोकरेज में रिटेल ब्रोकरेज सब ग्रुप है और एग्जीक्यूशन एंड फुल सर्विस जो है इसके अंडर में आएगा। फिर है बैंकिंग बिजनेस लाइंस में बी ग्रुप्ड ब्रॉडली अंडर द फॉलोइंग मेजर हेड्स। बैंकिंग बिजनेस लाइन जो है उसको 3 तरह के मेजर हेड्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है बैंकिंग बुक, दूसरा है द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, तीसरा है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो बैंकिंग बुक में क्या क्या आएगा फ्रेंड्स? बैंकिंग बुक में जो भी एडवांसेस, डिपॉजिट और बोरोइंग है बैंक के, विच यूजुअली अराइज फ्रॉम कमर्शियल एंड रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बैंकिंग बुक में आएंगी। ये नॉर्मली हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी तक ये हेल्ड करेंगी बैंकिंग बुक में। और इसका जो अकाउंटिंग है वो एक्रूअल सिस्टम होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दे रहा है कि सिंस ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज इन द बैंकिंग बुक आर हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी मिसमैच बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी रिजल्ट इन एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी। दिस इज कॉमनली नोन एज लिक्विडिटी रिस्क। जैसे बैंकिंग बुक में जो है एसेट और लाइबिलिटी की बात कही जाती है, तो अगर हमारा एसेट और लाइबिलिटी में अगर किसी तरीके का मिसमैच हो जाए, अगर एसेट कम हो लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाए या लाइबिलिटी कम हो एसेट ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे जो रिस्क अराइज होगा वो लिक्विडिटी रिस्क अराइज होगा। ये फ्रेंड्स हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि लिक्विडिटी रिस्क क्या है, कैसे अराइज होता है। उसके बाद इसमें जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी इससे अफेक्ट होगा, क्योंकि अगर हमारा एसेट कम है और हमारा लाइबिलिटी ज़्यादा है तो हमारी इनकम कम होगी और हमें लाइबिलिटी में ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी इफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क भी अराइज होगा। एसेट साइड ऑफ बैंकिंग बुक जनरेट्स क्रेडिट रिस्क। अब चूंकि इसमें हम लोग एसेट भी लेते हैं, एसेट पार्ट बैंकिंग बुक में, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्रेडिट रिस्क भी अराइज होगा। फ्रेंड्स, क्रेडिट रिस्क को हम लोग डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं। सिंस बैंकिंग बुक इज नॉट ओपन टू मार्केट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। बैंकिंग बुक जो है मार्केट के लिए ओपन नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे बैंकिंग बुक में कोई भी मार्केट रिस्क नहीं होगा। ऑपरेशनल रिस्क इसमें होगा, क्योंकि ये नॉर्मली जो है ऑपरेशनल रिस्क अराइज होता है ह्यूमन फेलियर, ओमिशन या कमीशन की वजह से, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई डेफिशिएंसी हो या सिस्टम फेलियर हो, तो ये सारी रीजन की वजह से ऑपरेशनल रिस्क अराइज होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं बैंकिंग बुक में मेनली क्या क्या अराइज हुआ। लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क,
डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट जो है वो है ट्रेडिंग बुक। ट्रेडिंग बुक का मतलब है कि इसमें वो सारे एसेट होते हैं जो कि मार्केटेबल होते हैं और दे कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट। तो ऐसे सारी जो भी हमारे एसेट है उसको हम लोग ट्रेडिंग बुक में बैंक में उसको मेंशन किया जाता है। ये नॉर्मली नॉट हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी। जो बैंकिंग बुक था वो हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी था, लेकिन ट्रेडिंग बुक में ये नॉट हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी होगा। पोजीशन आर लिक्विडेटेड इन द मार्केट आफ्टर होल्डिंग इट फॉर ए पीरियड। जो उसका पोजीशन है एसेट का वो लिक्विडेट हो सकता है मार्केट में कुछ दिन रखने के बाद। ये मार्क टू मार्केट सिस्टम फॉलो करता है एंड द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड बुक वैल्यू इज टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू में जो भी डिफरेंस होगा, वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उसको हम लोग जो है उसके डिफरेंस को प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या मेंशन करते हैं। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या क्या रिस्क अराइज हो जाएगा। अब चूंकि ये मार्केट से रिलेटेड है तो यहाँ मार्केट रिस्क अराइज होगा। और इसमें दे रहा है फ्रेंड्स कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको भी ट्रेडिंग बुक में जो है मेंशन किया जाता है। यहाँ पे वही दे रहा है कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन द मार्केट और ओवर द काउंटर एंड फॉर हेजिंग एक्सपोजर अंडर ट्रेडिंग बुक वुड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बुक। तो यहाँ पे मार्केट रिस्क अराइज हो गया। यहाँ पे लिक्विडेशन रिस्क भी अराइज होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एडवर्स प्राइस मूवमेंट होगा, उसकी वजह से लिक्विडिटी रिस्क अराइज हो सकता है। एडवर्स प्राइस मूवमेंट का मतलब है कि जितना हमें एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिए था उतना प्राइस ना मिलके उससे कम प्राइस मिले या ज़्यादा प्राइस मिले, तो वहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क अराइज हो सकती है। इसमें क्रेडिट रिस्क भी होगा। क्रेडिट रिस्क को ही हम लोग डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। क्रेडिट रिस्क होता है फ्रेंड्स फेल्यूर ऑन द पार्ट ऑफ द काउंटर पार्टी। अगर आपका काउंटर पार्टी जो है वो उस जो है डिफॉल्ट करता है या फिर फेल हो जाता है अपने कमिटमेंट को पूरा करने में, तो उसको हम लोग क्रेडिट रिस्क कहते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क जैसे एज यूजुअल ह्यूमन फेलियर की वजह से, इंफॉर्मेशन सिस्टम फेलियर की वजह से या इनएडिक्वेसी डेटा प्रोसेस इंटरनल प्रोसेस की वजह से अराइज होता है, तो उसको हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। तो ट्रेडिंग बुक में कौन कौन से रिस्क हो गए? मार्केट रिस्क, लिक्विडेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में क्या है कि ये कंटिजेंट इन नेचर होता है, जैसे कि गारंटी, कमिटेड और बैकअप क्रेडिट लाइंस, लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें डेरिवेटिव्स भी होते हैं फ्रेंड्स, इसको ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में लिया जाता है। ये स्वैप्स हो सकते हैं, फ्यूचर हो सकते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस। ये जब हम लोग डेरिवेटिव चैप्टर्स करेंगे फ्रेंड्स तो वहाँ पे हम लोग ये सारे डिटेल में देखेंगे कि ये एक्चुअली क्या होते हैं। फिर एक कंटिजेंट एक्सपोजर जो होता है वो फंड बेस्ड एक्सपोजर में कन्वर्ट हो जाता है। सच एक्सपोजर में बिकम अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग बुक और ट्रेडिंग बुक, और उसके बाद ये बैंकिंग बुक या ट्रेडिंग बुक का पार्ट बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो इसीलिए ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में क्या क्या रिस्क हो जाएंगे? यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क होगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा, मार्केट रिस्क भी होगा, डिफॉल्ट रिस्क भी होगा, क्रेडिट रिस्क भी होगा और ऑपरेशनल रिस्क भी होगा। मतलब इसमें सारे के सारे ही रिस्क होंगे। नॉर्मली फ्रेंड्स ट्रेडिंग बुक और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में दोनों में ही सारे रिस्क होते हैं। सिर्फ जो बैंकिंग बुक है वहां पे आपका मार्केट रिस्क नहीं होगा, बाकी सारा रिस्क होगा। नेक्स्ट है बैंकिंग रिस्क डेफिनेशन। अब हम लोग जितने भी तरह के रिस्क होते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेनली बैंकिंग रिस्क को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। फ्रेंड्स हमारे बुक में लास्ट में देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है, तो ये चार्ट को आप प्रेफर करिएगा। यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और अदर रिस्क। इसको बहुत अच्छे से चार्ट में समराइज करके दिया हुआ है, तो आप इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप चार्ट को सामने रख के रिस्क की डिफिनीशंस को पढ़ते हैं तो अभी जो पहला है इसमें हमारा वो है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या है कि लिक्विडिटी रिस्क अराइज कब होगा? जब फंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट बाय शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। मान लीजिए कि हम बैंकों के पास जो लाइबिलिटीज हैं, जो फिक्स डिपॉजिट है वो 2 साल या 3 साल के हैं, जिसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म एसेट, जैसे मान लीजिए कोई होम लोन दिया हुआ है 10 साल के लिए, तो जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं एफडी वो तो 2 साल में मैच्योर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेकिंग द लाइबिलिटी सब्जेक्ट टू रोल ओवर और रीफिनेंस रिस्क। अब यहाँ पे क्या है कि अब जो 2 साल में मैच्योर हो गया एफडी, उसको या तो जो कस्टमर है वो रीफिनेंस करेगा, मतलब री इन्वेस्ट करेगा,
या फिर उसको रोल ओवर करेगा, फिर से वो उसको रिन्यूअल करेगा। तो यहाँ पे अगर वो ना करे तो यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क अराइज हो जाता है। तो लिक्विडिटी रिस्क इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फंड टू मीट कैश फ्लो ऑब्लिगेशंस एट अ रीजनेबल रेट। और हमें ये भी हो सकता है कि 2 साल के बाद जो फिक्स डिपॉजिट है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें मिले, उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, या कम हो जाए। तो कम हो जाए तो बैंक के फेवर में होगी, और अगर ज़्यादा हो जाए तो बैंक के फेवर में नहीं होगी। तो लिक्विडिटी रिस्क इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फंड्स टू मीट कैश फ्लो ऑब्लिगेशन एज ए रीजनेबल रेट। अभी नेक्स्ट है फंडिंग रिस्क। फंडिंग रिस्क भी लिक्विडिटी रिस्क का ही पार्ट है फ्रेंड्स। ये तीनों लिक्विडिटी रिस्क के पार्ट है, फंडिंग, टाइम और कॉल। तो फंडिंग रिस्क, इसको आप सिंपल ऐसे समझिए फ्रेंड्स कि फिक्स डिपॉजिट टू टर्म लोन, यानी कि नीड टू रिप्लेस नेट आउटफ्लोज ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल, नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, होलसेल एंड रिटेल। अगर कोई, जैसे हमने अभी देखा, मैंने आपको पीछे बताया फ्रेंड्स लिक्विडिटी रिस्क में, कि अगर फिक्स डिपॉजिट जो है वो 2 साल का है, वो जो कस्टमर है वो उसको रिन्यू ना करे या विड्रॉ कर ले, तो हमारे पास जो है फंड की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी ताकि हम उसको फर्दर टर्म लोन में इन्वेस्ट कर सके और एसेट क्रिएशन कर सके। तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग फंडिंग रिस्क कहेंगे। फिर है टाइम रिस्क। टाइम रिस्क का मतलब हो गया, इसको आप एक एग्जांपल से याद रखिए फ्रेंड्स, एनपीए टू फिक्स डिपॉजिट, यानी कि हमें लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग फिक्स डिपॉजिट की पेमेंट करते हैं। अब अगर हमारा लोन एनपीए हो गया हो तो हमारा तो इनकम जनरेशन बंद हो गया, तो हमें वहाँ से ना ही प्रिंसिपल मिल रहा है ना ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर हमें एफडी की रिपेमेंट करनी हो तो उस वक्त हमारे पास लिक्विड जो है वो कम हो जाएगा, हमारे पास फंड नहीं रहेगा, हम लोग नहीं पेमेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग टाइम रिस्क कहते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस अराइजेज फ्रॉम द नीड टू कंपनसेट फॉर नॉन रिसीट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ फंड्स, परफॉर्मिंग एसेट टर्निंग इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर नेक्स्ट है कॉल रिस्क। कॉल रिस्क का मतलब है ये अराइज होता है ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज। दिस में ऑल्सो अराइज वेन अ बैंक में नॉट बी एबल टू अंडरटेक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेन इट अराइज। मतलब कि हमने जो बिल डिस्काउंटिंग किया था या बिल परचेज किया था फ्रेंड्स, वो अगर टाइम पे उसका जो इनवर्ड है, जो पेमेंट है वो अगर नहीं रिसीव होता है तो वो बिल्स ओवरड्यू हो जाती हैं। तो उसको हम लोग एक्सचेंज रिस्क के बचने के लिए हम लोग फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी को रूपी लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी अगर हो जाता है तो वहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड जो पेमेंट हमें मिलने वाला था वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी को रूपी लाइबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह के रिस्क को हम लोग कॉल रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क जो होता है फ्रेंड्स, मेनली इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द एक्सपोजर ऑफ ए बैंक्स रेवेन्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट। अगर बैंक्स के रेवेन्यू में कोई एडवर्स मूवमेंट हो जाए इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो वो सारी चीज़ें इंटरेस्ट रेट रिस्क में कैटेगराइज होती हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के टाइप दिए हुए हैं। पहला जो है वो है गैप और मिसमैच रिस्क। तो गैप और मिसमैच रिस्क कब अराइज होगा? फ्रॉम होल्डिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स with different principal amounts, maturity date or repricing dates, thereby creating exposure to unexpected change in the level of market interest rate. An example of this risk would be where an asset maturing in 2 years at a fixed rate of interest have been funded by a liability maturing in 6 months or a liability maturing over a period but getting repriced periodically. The interest margin would undergo a change after 6 months repricing period, causing variation in net interest income. यहाँ पे वही बात है फ्रेंड्स कि जैसे जो लोन है वो 2 साल के लिए है और फिक्स डिपॉजिट जो है वो 6 मंथ्स के लिए है। तो 6 मंथ्स के बाद हो सकता है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो जाए। ये भी हो सकता है कि 6 महीने के बाद लोन का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए। तो वहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो चेंजेस आएगा उसी को हम लोग गैप या मिसमैच रिस्क बोलते हैं। फिर है बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क है द रिस्क दैट द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिफरेंट एसेट लाइबिलिटीज एंड ऑफ बैलेंस शीट इन आइटम्स मे चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन टर्म एज बेसिस रिस्क। एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिस रिस्क वुड बी से in a rising interest rate scenario, asset interest rate may rise in different magnitude and the interest rate on corresponding liability creating variation in net interest income. बेसिस रिस्क का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर इंटरेस्ट रेट में किसी बेसिस पॉइंट का चेंजेस आ जाए
तो वहाँ पे क्या होता है कि नेट इंटरेस्ट इनकम में भी चेंजेस आ जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट में डिफरेंट मैग्नीट्यूड में अगर कोई चेंजेस होता है तो उसको हम लोग बेसिस रिस्क कहते हैं। इसकी वजह से अगर इंटरेस्ट रेट राइज हो जाए आपका एसेट के ऊपर और जो फिक्स डिपॉजिट है उसके ऊपर डिफरेंट मैग्नीट्यूड में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो तो उसकी वजह से बेसिस रिस्क जो है वो क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए जो आपका लोन है वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया हुआ है और फिक्स डिपॉजिट जो है वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। 6 महीने के बाद मान लीजिए लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1% कम होता है और फिक्स डिपॉजिट का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पे कम होता है। जो तो उसकी वजह से जो पहले नेट इंटरेस्ट इनकम था और जो बाद का नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो उसी को हम लोग बेसिस रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है यील्ड कर्व रिस्क। यील्ड कर्व रिस्क होता है फ्रेंड्स कि इन अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो, ये नॉर्मली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में जनरेट होगा। बैंक्स में प्राइस देयर एसेट एंड लायबिलिटीज बेस्ड ऑन डिफरेंट बेंचमार्क। बैंक जो है अपने एसेट एंड लायबिलिटी को डिफरेंट बेंचमार्क्स पे उनकी प्राइसिंग करती है, जैसे ट्रेजरी बिल, फिक्स डिपॉजिट रेट, कॉल मनी रेट, ये सारी चीज़ें अलग अलग रेट के ऊपर फिक्स की जाती हैं। तो जब बैंक दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को दो अलग अलग टाइम हॉरिजोन में अगर मैच्योरिटी के बेसिस पे अगर प्राइसिंग करें तो उनके एसेट और लायबिलिटी में जो यील्ड जो उनको मिलेगा उसमें जो है इंटरेस्ट की वजह से अगर कोई चेंजेस आता है और उसकी वजह से उनका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो अफेक्टेड होता है, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग यील्ड कर्व रिस्क कहते हैं। यील्ड कर्व रिस्क ये एक बेसिस रिस्क का टाइप के जैसा ही है फ्रेंड्स, एंड दिस अराइजेज विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मैच्योरिटी सेक्टर। ये डिफरेंट मैच्योरिटी सेक्टर जैसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ट्रेजरी बिल पे कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट पे कुछ और है, कॉल मनी पे कुछ और है। तो इन सब चीज़ों के डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिफरेंट टाइम जोन की वजह से जो नेट इंटरेस्ट इनकम में जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग यील्ड कर्व रिस्क कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क वो होता है फ्रेंड्स कि जैसे ये समझ लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट हो या लोन हो, दोनों में ही एक ऑप्शन जो है वो जो हमारा बोरोवर या हमारा कस्टमर है वो उसको उसमें इम्बेडेड होता है। जैसे फिक्स डिपॉजिट में बोरोवर कस्टमर के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो फिक्स डिपॉजिट को कभी भी प्री मैच्योर कर सकता है, और लोन के साथ किसी भी बोरोवर को ये ऑप्शन रहता है कि वो अपने लोन को कभी भी प्री पेमेंट कर सकता है या प्री क्लोज कर सकता है। तो ये जो ऑप्शन उसको हमेशा जो है वो रहता है फिक्स एफडी के साथ, एसेट्स के साथ या लायबिलिटी के साथ, जो कि जो बोरोवर या कस्टमर है वो कभी भी उसको एक्सरसाइज कर सकता है। तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एक फिक्स डिपॉजिट है, उसके कैपिटल के ऊपर हमने लोन दे रखा है, और अगर मान लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो बोरोवर ने प्री मैच्योर कर लिया, विड्रॉल कर लिया, तो उसके बाद हमारा जो लोन है उसके रिपेमेंट के लिए हमारे पास फंड का जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क कहते हैं। यानी कि इसको सिंपली आप ऐसे ही समझिए फ्रेंड्स कि इसमें हमेशा ही कस्टमर के साथ एक ऑप्शन है कि अगर उसकी एफडी है तो वो उसको प्री मैच्योर कर सकता है, और अगर उसका लोन है तो वो उसको प्री क्लोज कर सकता है। उसको हमेशा ये ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर सकता है कभी भी। तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है कि इंटरेस्ट रेट एट विच द फ्यूचर कैश फ्लो कुड बी री इन्वेस्टेड इज कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट रिस्क। जैसे हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर हमारा कोई फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे टर्म लोन है, टर्म लोन बैंक के लिए एसेट है, वो बैंक ने अपना मनी जो है एक जगह इन्वेस्ट कर रखा है जिसके ऊपर उसको इनकम जनरेशन होती है, लेकिन अगर बोरोवर जो है टर्म लोन को रीपे कर दे तो वो फंड जो है बैंक के पास वापस आ जाती है। अब बैंक के पास ये प्रॉब्लम है कि उस फंड को अब उसको फिर से री इन्वेस्ट करना होगा।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने पहले इन्वेस्ट कर रखा था आज भी वो उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको इन्वेस्ट करेगा। मे बी आज रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकती है या कम भी हो सकती है। तो री इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड की वजह से अगर कोई रिस्क अराइज होता है ड्यू टू चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क क्या है कि यहाँ पे मेनली है फ्रेंड्स कि जो मोर अर्निंग एसेट देन पेइंग लाइबिलिटीज़, अगर हमारा अर्निंग एसेट जो है वो ज़्यादा हो जाए और पेइंग लाइबिलिटीज़ जो है वो कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइजेज व्हेन द मार्केट इंटरेस्ट रेट एडजस्ट डाउनवर्ड, और इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो बढ़ जाए। तो इस तरीके के इसकी वजह से जो हमारा नेट इंटरेस्ट पोजीशन है बैंक का, उसमें जो चेंज आएगा उसको हम लोग नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क कहते हैं। फिर नेक्स्ट है मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क हमारा खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब मार्केट रिस्क हम लोग देखते हैं। तो मार्केट रिस्क जो है ये हमेशा ही एडवर्स डेविएशन ऑफ द मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। हमारा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो जो मार्क टू मार्केट वैल्यू के बेसिस पे रहता है, अगर मार्केट के एडवर्स कंडीशन की वजह से उसमें कोई डेविएशन होता है मार्केट मूवमेंट की वजह से या फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। मार्केट रिस्क इज ऑल्सो रेफर्ड एज प्राइस रिस्क, इसको हम लोग प्राइस रिस्क भी कहते हैं। प्राइस रिस्क अकर्स व्हेन एसेट्स आर सोल्ड बिफोर देयर स्टेटेड मैच्योरिटी, मतलब अगर वो प्री मैच्योरली अगर कोई एसेट को सोल्ड कर दिया जाए तो उसको प्राइस रिस्क वहाँ पे अकर होता है। द प्राइस रिस्क इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ट्रेडिंग बुक। The term market risk applies to that part of IRR which affect the price of interest rate instrument. मार्केट रिस्क कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है फ्रेंड्स? जहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है जो कि प्राइस ऑफ इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट को इफेक्ट करता है, या फिर प्राइसिंग रिस्क अदर एसेट या पोर्टफोलियो जैसे कि कमोडिटीज लाइक गोल्ड जो कि हेल्ड इन द ट्रेडिंग बुक ऑफ द बैंक अगर वो रहती है तो वहाँ पे प्राइस रिस्क भी जो जब अराइज होगा तो उसको भी हम लोग मार्केट रिस्क कहेंगे। और फॉरेन करेंसी रिस्क, फॉरेन करेंसी रिस्क भी जो है वो मार्केट रिस्क का ही एक पार्ट है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है फॉरेक्स रिस्क। तो फॉरेक्स रिस्क को एक्सचेंज रिस्क भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो रिस्क है जो बैंक सफ़र कर सकती है अगर मार्केट में जो है एक्सचेंज रेट मूवमेंट अगर एडवर्स कंडीशन में हो तो उसकी वजह से बैंक को लॉस हो सकता है, तो इसी को हम लोग फॉरेक्स रिस्क कहते हैं। अभी ये किसी भी पोजीशन में हो सकता है फ्रेंड्स, ओपन पोजीशन में हो सकता है, स्पॉट ट्रांजैक्शन अगर है, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन अगर है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये हमेशा ही अगर फॉरेन करेंसी में बैंक डील कर रही है और एक्सचेंज रेट में अगर कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होगा उसको हम लोग फॉरेक्स रिस्क कहेंगे। नेक्स्ट है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क कब अराइज होगा? व्हेन बैंक इज अनेबल टू कंक्लूड ए लार्ज ट्रांजैक्शन इन अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नियर द करंट मार्केट प्राइस। अगर बैंक को कोई लार्ज ट्रांजैक्शन जो है वो कंक्लूड करना है और उसका जिस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे वो करेगा उसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो एज पर एक्सपेक्टेड लेवल नहीं है, तो इस तरीके वहाँ पे क्या है कि बैंक के पास मार्केट लिक्विडिटी जो है उसकी कमी हो जाएगी, तो इसी को हम लोग मार्केट लिक्विडिटी रिस्क कहेंगे। नेक्स्ट है डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क। डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क क्या है? ये मेनली क्रेडिट से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बैंक जो है, बैंक बोरोवर और काउंटर पार्टी टू फेल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन इन अकॉर्डेंस विद एग्रीड टर्म, मतलब जो बोरोवर या काउंटर पार्टी है वो जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे उसको लोन दिया गया था उस टर्म्स कंडीशंस को अब वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। ये यहाँ पे दो तरह का दिया हुआ फ्रेंड्स। पहला है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क में क्या होगा कि अगर जो ट्रेडिंग पार्टनर है या काउंटर पार्टी है वो अगर परफॉर्म नहीं करता है या फिर इनेबल है परफॉर्म करने में या रिफ्यूज करता है परफॉर्म करने से, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। दूसरा है कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क में क्या है कि अगर कोई बोरोवर या काउंटर पार्टी जो है वो नॉन परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसके इस नॉन परफॉर्मेंस की जो रीज़न है वो किसी भी कंट्री में अगर कोई इम्पोज रेस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज की गई है और उसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग कंट्री रिस्क कहते हैं। यहाँ पे जो नॉन परफॉर्मेंस है बोरोवर का वो एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ये वो अब उसके खुद के मतलब वो डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, उसके कंट्री में कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज हो गई है उसकी वजह से वो रिपे नहीं कर पा रहा है या ऑब्लाइज नहीं है, तो उसको हम लोग कंट्री रिस्क कहेंगे।
नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मेनली अराइज होता है फ्रेंड्स रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस। अगर इंटरनल प्रोसेस कोई फेल हो गया, चाहे वो लोग की वजह से हो या फिर किसी सिस्टम की वजह से हो, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। स्ट्रैटेजिक रिस्क और रेपुटेशन रिस्क जो है वो ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट नहीं है फ्रेंड्स, इसको हम लोग अलग से देखेंगे। ऑपरेशनल रिस्क में जो इंक्लूड होगा वो होगा फ्रॉड रिस्क, अगर कोई फ्रॉड कर रहा हो तो कम्युनिकेशन रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन रिस्क, कॉम्पिटेंसी रिस्क, मॉडल रिस्क, कल्चरल रिस्क, एक्सटर्नल इवेंट रिस्क, लीगल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, सिस्टम रिस्क एंड सो ऑन। टू ऑफ दीज विच आर फ्रिक्वेंटली यूज, ट्रांजेक्शन एंड कंप्लायंस रिस्क। दो जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, उसको यहाँ पे डिटेल में दिया गया है फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन रिस्क और कंप्लायंस रिस्क। तो ट्रांजेक्शन रिस्क में क्या है कि रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर इंटरनली या एक्सटर्नली कोई फ्रॉड ऑकर हो जाता है बैंकिंग बिजनेस में और उसकी वजह से जो है बिजनेस प्रोसेस फेल्ड होता है या फिर बिजनेस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके के जो रिस्क है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लायंस रिस्क। कॉम्प्लायंस रिस्क जो है वो लीगल या रेगुलेटरी सैंक्शन की वजह से अराइज होता है फ्रेंड्स। मान लीजिए कोई कंप्लायंस है, जैसे हमारा केवाईसी कंप्लायंस है या फिर लोन देते वक्त ड्यू डिलीजेंस करना, उसका इंस्पेक्शन करना, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग कंप्लायंस फुलफिल नहीं करते हैं और उसकी वजह से बाद में जाके बैंक को लॉस ऑकर होता है, तो इस तरीके के रिस्क को हम लोग कंप्लायंस रिस्क कहते हैं। तो मेनली ये क्या है, the losses that a bank may suffer as a result of its failure to comply with any or all of the applicable law, regulation, code of conduct and standard of good practices. It is also called integrity risk. इसको हम लोग integrity risk कहते हैं, since a bank's reputation is closely linked to it, क्योंकि इससे बैंक का रेपुटेशन जो है क्लोजली रिलेटेड होता है, तो इसलिए इसको हम लोग इंटीग्रिटी रिस्क भी कहते हैं। अभी दो अदर्स रिस्क यहाँ पे दिए हुए हैं फ्रेंड्स, जो इसमें एक है स्ट्रैटेजी रिस्क। स्ट्रैटेजिक रिस्क का मतलब है कि रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एडवर्स बिजनेस डिसीजन, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंडस्ट्री चेंज। स्ट्रैटेजिक रिस्क का सिंपली याद रखने का तरीका है फ्रेंड कि अगर किसी कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो सही नहीं है, तो उसकी वजह से जो रिस्क अराइज हुआ उसको हम लोग स्ट्रैटेजिक रिस्क कहते हैं। तो स्ट्रैटेजी में क्या क्या आ सकता है, उसका बिजनेस डिसीजन, उसका जो इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब चीज़ों की वजह से उसकी स्ट्रैटेजी जो है बिजनेस करने की वो फुलफिल नहीं हो रही है, सही नहीं है, तो उसको हम लोग स्ट्रैटेजिक रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट जो है रेपुटेशन रिस्क। रेपुटेशन रिस्क जो है रिस्क अराइजिंग फ्रॉम निगेटिव पब्लिक ओपिनियन। अगर किसी बैंक का जो है रेपुटेशन अगर खराब हो रहा है पब्लिक ओपिनियन में, उसका ब्रांड इमेज खराब हो रहा है, तो उसको हम लोग रेपुटेशन रिस्क कहते हैं। दिस रिस्क में एक्सपोज द इंस्टीट्यूशन टू लिटिगेशन, फाइनेंशियल लॉस और डिक्लाइन इन कस्टमर बेस। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा था कि यस बैंक का जो केस हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ मनी विड्रॉल की वजह से उसका बहुत रेपुटेशन लॉस हुआ था। तो इस तरीके का लॉस से फ्रेंड क्या होता है कि कंपनी की ब्रांड इमेज खराब होती है और पब्लिक में निगेटिव ओपिनियन जाता है। उनको ऐसा लग रहा था कि यस बैंक में उनके पैसे डूब गए हैं, पब्लिक के अंदर ये एक थ्रेट हो गया था। तो इस तरीके के रिस्क को ही हम लोग रेपुटेशन रिस्क कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस जो है यही खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।